जय हिंद, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नर्सिंग असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर जो कि हुआ था 26 फरवरी को। और ये जो नर्सिंग असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर है ये है ARO रायपुर छत्तीसगढ़ का। और फ्रेंड्स, अगर आप इस पेपर की PDF विद डिटेल सॉल्यूशन चाहते हो तो वो आपको मिलेगी सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर। नर्सिंग असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी है उसके अंदर हम आपको ये जो ओरिजिनल पेपर है ये प्रोवाइड करा देंगे। तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल से रिलेटेड कंटेंट हम वहाँ पर अवेलेबल आप लोगों के लिए करवाया है। और फ्रेंड्स, ये जो ओरिजिनल पेपर आज मैं करवा रही हूँ इससे पहले भी मैं एक और ओरिजिनल पेपर आप लोगों के साथ, रिव्यू पेपर बोल सकते हैं आप उसे, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, उसमें जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे वो पर्टिकुलर एक ARO के नहीं थे। डिफरेंट डिफरेंट ARO के क्वेश्चंस थे जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। उन्होंने हमारे साथ ये जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए थे। वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उस रिव्यू पेपर में करवाए थे। मन से उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम होती है उसमें पेपर नहीं मिलते हैं, तो स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चंस याद रहते हैं वो हम लोगों के साथ वो डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। और वही क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे और आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, आने वाली एग्ज़ाम्स हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस बने रहेंगे। इसलिए हम ये क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये कोई झूठ क्वेश्चंस नहीं थे ये फ्रेंड्स, जो हम लोगों के साथ स्टूडेंट्स ने शेयर करे थे, वही क्वेश्चंस उसमें हम लोगों ने इंक्लूड किए थे। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके पेपर से मैच करते हो और कुछ नहीं करते हों, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज हो गया हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को इतना याद नहीं रहता है और वहाँ पर हमने वन लीनियर ही क्वेश्चंस याद रहते हैं, इसलिए वन लीनियर क्वेश्चंस ही आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है नर्सिंग असिस्टेंट का वो बहुत हाई लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर था। वो शायद इसलिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि वो पेंडिंग एग्ज़ाम का पेपर था। एग्ज़ाम पेंडिंग हो गए थे नर्सिंग असिस्टेंट के। इस वजह से जो एग्ज़ाम डिले हो गई थी, तो शायद इस वजह से उन्होंने पेपर थोड़ा टफ़ बना दिया हो। लेकिन हो सकता है अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाली है वो ऑनलाइन भी होगी और बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का अभी कोई आइडिया भी नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है कि जो पेपर पूछने का तरीका हो, वो इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं हो। लेकिन आप तैयारी उस हिसाब से ही करिए। आप पहले अपना बेसिक कंप्लीट करिए फ्रेंड्स, बेसिक कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप हाई लेवल कर ही नहीं पाओगे। और आपको एक और बात बता दूँ मैं कि आपको जो क्वेश्चंस है वो रटना नहीं है। क्वेश्चंस आप अगर मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए और आपने रट लिए तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उनको कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड और थ्योरी पढ़ोगे, तो एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए जीके के क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं कर सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट कल्टिवेट वीट। नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, कौन नहीं कर सकता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फिजिबल कंडीशन, उपयुक्त कंडीशन नहीं होती है गेहूं की पैदावार के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर किस रास्ते से भारत आया था। तो बाबर किस रास्ते से भारत आया था, कौन से रूट से आया था? तो ये जो भारत का पश्चिम भाग है, पंजाब, वहाँ से बाबर भारत आया था। कच्छ के डेल्टा पर कौन कौन सी नदी मिलती है? विच रिवर्स मिट द एट द कच्छ ऑफ डेल्टा। तो फ्रेंड्स बहुत सारी नदी मिलती है, उसमें सबसे फेमस जो नदी है वो है लूनी नदी। लूनी नदी कहा जाता है। लूनी नदी बहुत फेमस है, ये राजस्थान की। ये कच्छ के डेल्टा पर मिलती है, फिर रन ऑफ कच्छ में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड कौन नहीं रहा है? सारे उप प्रधानमंत्री, स्टार्टिंग से एंडिंग तक के सारे उप प्रधानमंत्री की लिस्ट आपको इसके लिए याद होना चाहिए। अब उस लिस्ट में जो ऑप्शन में आपका नहीं होगा वही आंसर होगा। वैसे तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि जो लाल बहादुर शास्त्री और YB चरण,
ये जो थे ये नहीं रहे कभी भी उप प्रधानमंत्री। अगर ये लिस्ट में हो तो ये आपके आंसर करेक्ट होंगे, अदरवाइज आप उप प्रधानमंत्री की लिस्ट को याद कर लीजिए, उसमें जो नहीं था वही आपका आंसर यहाँ पर होगा। बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बद्रीनाथ टेम्पल लोकेटेड? तो फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है ये? उत्तराखंड में। और हमारी 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख स्थल है ये बद्रीनाथ मंदिर। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ गोल्डन गर्ल तो कौन है फ्रेंड्स? पीटी उषा। मालवा का पठार पर कौन कौन सी नदियाँ बहती है? विच रिवर फ्लो ऑन द मालवा प्लाटू? तो फ्रेंड्स बहुत सारी नदियाँ बहती है, जिसमें से जो फेमस है वो है चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन नदी। ये नदी बहुत फेमस है। ये सारी नदियाँ कहाँ से? मालवा के पठार से बहती है। योनो का संबंध किस बैंक से है? योनो इज रिलेटेड टू विच बैंक? तो फ्रेंड्स योनो बहुत फेमस है, जो ऐप है ये इंटरनेट बैंकिंग के लिए बहुत फेमस ऐप है, जो किसका है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक का ये इंटरनेट बैंकिंग ऐप है योनो। 2020 दशक का एशियाई विजेता क्रिकेट टीम कौन है? हु इज़ द एशियन विनर ऑफ द डिकेड 2020 इन क्रिकेट? फ्रेंड्स कौन रहा? श्रीलंका। एशियाई खेल में कबड्डी की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड कबड्डी इंट्रोड्यूस इन एशियाई गेम? तो फ्रेंड्स ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? 99 में इसे एशियाई खेलों में शामिल कर लिया गया था। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 सेंटीमीटर लंबा और 0.42 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। इतना ही क्वेश्चन याद है तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ लंबाई, ब्रेड्थ और लेंथ दे के रखी है। ब्रेड्थ और लेंथ दे के रखते हैं ना फ्रेंड्स, ऊंचाई और आधार। तो ये कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला का राइट एंगल ट्रायंगल है ये। और राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ब्रेड्थ इंटू लेंथ। तो यहाँ पर क्या क्या दे के रखा है? ब्रेड्थ आपको दे के रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर और 0.42। इसका सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा कितना? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो फ्रेंड्स ये आंसर आया हमारा 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको मीटर स्क्वायर में आंसर दिया हो तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री फ्रेंड्स मैंने आपको जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करी है, टेस्ट सीरीज़ में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, मैट्रिक्स के क्वेश्चन, सबके क्वेश्चंस करवाए हैं। एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन डाले हैं, मैंने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं डाले थे, नॉर्मल डाले थे। और मैंने आपको कहा भी था ये जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस उसमें डाले थे तो उसमें मैंने ये जो बेसिक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक डाला था। उसका मतलब ये है कि आपको बेसिक वैल्यू 10 sin 30 साइन कोस 10 इन सब की जो बेसिक वैल्यू है 0 से 90 डिग्री तक की वो याद होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री के से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फ्रेंड्स मेरी जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करी है उसमें ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने उसमें दिए हों सेम टाइप के ही क्वेश्चन आए हों। तो फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज से सेम टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं भी आए हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने अच्छे से टेस्ट सीरीज़ करी होगी, कंसेप्ट के साथ सॉल्व करी होगी तो आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर कर पाए होंगे। तो फ्रेंड्स कुछ भी पढ़ो तो उसको रटना नहीं है कि मैंने क्वेश्चन आपको दे दिए और आपने रट लिए। उसको कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन भी आपको और सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं आया है, पेपर हार्ड ज़रूर था लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें आई हैं। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मैंने वहाँ पर दिए थे तो उसमें से भी ये क्वेश्चन आया है। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है। 10/30 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए इसके लिए। और 10/30 कितना होता है फ्रेंड्स? 1/√3, 7 + 1/√3 का स्क्वायर। चलो इसलिए इसे और सिंप्लीफाई हम कर लेते, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड में हो जाएगा ये 7, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 हो जाएगा। और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 डिवाइड बाय √3 ये हो जाएगा 7 या 21 और 1 22 डिवाइड बाय 3। अब इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/√3 ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 22 यहाँ पर नीचे रह जाएगा। तो 3 डिवाइड बाय 22, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2।
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/√311 भी लिख सकते हैं, या फिर √3 का ऊपर और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/3 इंटू 11। √3 3 हो जाएगा और 11, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा √3/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 से 97 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 टू 97 विल बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा है कि 75 से 97 तक की जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम पूछा है। तो अगर हम 1 से लेकर 97 तक की जो नेचुरल नंबर है उनका योग में से 1 से लेकर 74 तक की माइनस कर देते हैं तो हमें 75 से लेकर 97 तक की जो वैल्यूज़ हैं उनका सम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 से 97 तक की जो संख्या है, अभी आपको याद रखना फॉर्मूला की जो सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब 1 से 97 के लिए अगर हम करते हैं तो n की वैल्यू 97 हो जाएगी, तो 97 इंटू 97 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसमें से माइनस करना है 1 से 74 तक का, तो 74 इंटू 74 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये कितनी आ जाएगी, 75 से 97 तक की जो नेचुरल नंबर है उनका सम आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 97 इंटू 98 डिवाइड बाई 2 माइनस 74 इंटू 75 डिवाइड बाई 2, 2 तिया 6, 2 7 ज़ा 14, 37 आया। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए आप तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 4753। और इसका इसमें मल्टीप्लाई 37 इंटू 75 करेंगे तो मिलेगी 2775, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 1978, इसका आंसर आएगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो, 1978। वैल्यू आपकी यहाँ पर भी चेंज हो सकता है आपको यहाँ पर 75 की जगह 65 दिया हो, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आपकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। बाकी जो हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन, उन्होंने हमें 75 से 97 तक की वैल्यू का सम पूछा है। कोई गाड़ी 10 मीटर की दूरी 7 सेकंड में तय करती है, तो गाड़ी की चाल बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किया था। फ्रेंड्स वैल्यू चेंज हो जाती है क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं आपको सेम टाइप के क्वेश्चन ही मिले। तो स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी 10 मीटर है और टाइम कितना 7 सेकंड दे के रखा है, तो 10 डिवाइड बाई 7। लेकिन क्वेश्चन में क्या किलोमीटर पर आवर में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, मैं हमेशा बताती रहती हूँ इसके बारे में, ये बहुत IMP फार्मूला है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 18 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और एक 3, 36 डिवाइड बाय 7, 7 पंजे 35 हो जाएगा, पॉइंट 7 एकम 7, 7 चौक 28। इस तरह से ये सॉल्व होता जाएगा, तो 5.142 समथिंग इसका आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरह से स्पीड का क्वेश्चन बहुत, मैंने कहा भी था, एक क्वेश्चन आपको शायद करवाया भी था और कहा था कि स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन इजी आएंगे, बस कन्वर्जन आपको पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी संख्या में 20% की वृद्धि तथा 10% की कमी किसके बराबर होगी, 16/21 के बराबर, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इफ़ द नंबर इज़ इंक्रीज, नंबर इंक्रीज नहीं किया गया है, क्वेश्चन में दिया गया कि नंबर का जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश, उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी कि हर, उसमें कितनी 10% की कमी हो रही है। तो आपका जो फ्रैक्शन है, आपका जो अंश और हर है वो 16/21 हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि अंश और हर वाला नंबर क्या है, x डिवाइड बाय वाई। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो अंश है, अंश में आपको 20% की वृद्धि करना है, वृद्धि मतलब मैंने जोड़ दिया, और हर में आपको कमी करना है, माइनस करना है कितनी, 10% की। तो आपका अंश और हर क्या हो जाएगा, 16/21 हो जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20% को हम इस तरह से लिख सकते हैं, परसेंटेज होता है 1 डिवाइड बाई 100, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से इसको भी हम लिख देते हैं 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 21। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 0 से 0 कैंसिल। यहाँ मिलेगा हमें क्या, x प्लस, और हाँ ये किसका परसेंट है, x का, और ये y का, ये लिखना ना भूलिएगा।
एक्स का कितना, एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर 5 मिलेगा, और वाई डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 21, ये हो जाएगा 5 1 सा 5, 6x डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, 10y माइनस वाई 9y इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 21। अब ये हमें सिंप्लीफाई करना है, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, तो कितना होगा 4 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 21, तो ये कितना होगा 4 चौक 16, 3 7 21, तो x डिवाइड बाय वाई कितना मिला 4 डिवाइड बाय 7। तो संख्या का जो फ्रैक्शन था, नया फ्रैक्शन, वो पूछा गया था, जो कितना आया 4/7 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उच्च तापमापी यंत्र कौन सा है, व्हाट इज़ द हाई टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको फिज़िक्स का प्रेशर का, आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैंने प्रेशर पढ़ाया था, और प्रेशर में मैंने सारे थर्मोमीटर बैरोमीटर सब आपको एक्सप्लेन किए हैं। उसमें मैंने हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, सब कुछ बताया था। तो उच्च तापमापी के लिए फ्रेंड्स क्या बताया था मैंने, पायरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। फ्रेंड्स फिजिक्स के एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक ही याद रहा। बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स उन्होंने शेयर किए हैं, एक जीव अन्य जीव का अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती है, तो 12 पेयर पाई जाती है। हाइपोथैलेमस के क्या कार्य है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस के बहुत सारे कार्य हैं, उसमें से मेन फंक्शन आपको बता देती हूँ, अगर जो ऑप्शन में मैच खा रहा हो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस के कार्य हैं मैनेज करना, मैनेज क्या करना, बॉडी टेम्परेचर, शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम, मूड जो होता है हमारा उसको, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का काम करता है, हमारी नींद को भी मैनेज करता है, भूख को, प्यास को, सबको मैनेज करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। तो इसमें मैच कर लीजिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आभासी फल, वर्चुअल फ्रूट। तो फ्रेंड्स कौन सा है, एप्पल। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और पियर, पाइनएप्पल, ये भी क्या होते हैं, आभासी फल होते हैं। आलू एक प्रकार का क्या है, आलू क्या है फ्रेंड्स, एक प्रकार का तना, स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनाइन किससे प्राप्त होती है, क्विनाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच। तो फ्रेंड्स क्विनाइन क्या है, एक मलेरिया, मलेरिया की दवा बनाने में यूज़ होती है ये। और ये कहाँ से प्राप्त होती है, ये सिनकोना, सिनकोना प्लांट या ट्री जो होती है उसकी बार्क यानी कि छाल से प्राप्त की जाती है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर की वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है, द एटमॉस्फेरिक लेयर फास्टेस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बाह्यमंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण के कारण कौन सा रोग होता है, विच डिसीज इज कॉज बाय रेडिएशन। इसके बारे में मैं आपको बहुत बार ये क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ, डायरेक्टली नहीं पूछा है, लेकिन विकिरण के कारण हमेशा क्या होता है, कैंसर, या फिर कैंसर मैंने ये क्वेश्चन करवाया कि कैंसर किसके कारण होता है, विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में जो डिसीज थी उसमें टीबी भी था, तो जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है, वो भी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। केचुआ किस संघ का सदस्य है। तो फ्रेंड्स केचुआ किस संघ का सदस्य है, एनेलिडा, एनेलिडा संघ का सदस्य है केचुआ, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर ऑक्सीजन ओजोन में मिल जाए तो पृथ्वी पर क्या परिणाम होगा, व्हाट हैपन ऑन द अर्थ इफ ऑक्सीजन मिक्स विद ओजोन। अगर सारी ऑक्सीजन ओजोन में मिक्स हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी तो सारी जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, जहरीला, पॉइजनस हो जाएगा, और जितने भी जीवित चीज़ें हैं पृथ्वी पर वो सब क्या हो जाएगी, मर जाएगी। शांति व आनंद के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं, विच मेडिसिन डू यू यूज़ फॉर द पीस एंड हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स बहुत सारी दवाइयों का यूज़ किया जाता है, उसमें मैं आपको कुछ एक दवाइयों का नाम बता देती हूँ, जैसे प्रोजेक है, फ्लोक्सटाइन,
इस टाइप की जो दवाइयाँ हैं ये यूज़ की जाती है किसके लिए, शांति और आनंद के लिए। फिर डिप्रेशन में यूज़ करने वाली दवाइयाँ हैं, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सी दवाई का नाम दिया गया था। अगर मैं यहाँ पर नहीं बता पा रही हूँ, नहीं दिया है मैंने, तो आप कमेंट सेक्शन में कौन सी दवाई अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ को अधिक समय तक किस में रखा जाता है? इन लेबोरेटरी द सब्सटेंस इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फ्रेंड्स किस में, बीकरों में बीकर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। प्रयोगशाला में वो ग्लास के बने होते हैं, इसलिए इनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने वाले रसायन का सूत्र क्या है? एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। और अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तो कार्बाइड भी यूज़ किया जाता है, और कार्बाइड ही क्या करता है? एसिटिलीन गैस में कन्वर्ट करता है, जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में उपयोग की जाती है। लोहे का अयस्क, हेमेटाइट। सोना और एक्वेरेजिया आपस में घुलकर क्या बनाते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपस में जब मिक्स होते हैं, वैसे तो सोना किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एक्वेरेजिया का में ये घुल जाता है, रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है? तो फ्रेंड्स जब इनकी रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्लोरोनिक एसिड। क्लोरोनिक एसिड बनता है, क्लोरोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, HAuCl4 ये बनता है। प्लस इसके साथ एक और चीज़ बनती है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। ये दोनों चीज़ों का निर्माण इसमें होता है। तो ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा क्या दिया था। अनाकार ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। फ्रेंड्स मैंने आपको एक ओरिजिनल पेपर सॉल्व करवाया था नर्सिंग असिस्टेंट का, उसमें मैंने अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो डिस्कस किए थे। तो देखिए क्वेश्चन आए हैं मेरे पढ़ाए हुए में से, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनका जो स्ट्रक्चर होता है सिस्टमेटिक नहीं होता है, मतलब पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक चेन नहीं पाई जाती, ऐसे सॉलिड्स को क्या कहते हैं? अनाकार ठोस या फिर एमॉर्फस सॉलिड। तो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? वो कांच, प्लास्टिक, सिरेमिक, जेल, रेजिन, ये सभी क्या है? अमॉर्फस ठोस के एग्जाम्पल है। तो आपका जो एग्जाम्पल है इसमें से ऑप्शन में कौन सा दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेशने पर लोहे जैसा लाल रंग होने का क्या कारण है? इन लेशनेस टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। ये टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? नाइट्रोजन, सल्फर और जो हैलोजन होते हैं उनका पता करने के लिए इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इस टेस्ट में जो ब्लड रेड कलरेशन होता है वो क्या होता है, किसके कारण वो होता है? तो फ्रेंड्स वो क्या होता है? सल्फोसाइनाइड, सल्फोसाइनाइड के कारण होता है। और सल्फोसाइनाइड का फॉर्मूला अगर एग्जाम में दिया हो तो वो होगा FeCNS होल थ्राइस। इसके कारण लेशने में लाल रंग शो होता है। चलिए एक रिएक्शन देके रखी है 2HCl2 CnCl2 और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है? तो फ्रेंड्स क्लोरीन का आपको बता दूँ यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक करवा चुकी थी फ्रेंड्स, और इसमें मैंने आपको बताया भी था। ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं सेम क्वेश्चन आए, लेकिन कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन आया है। क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है? तो फ्रेंड्स जब भी क्लोरीन क्या है? ऋण विद्युती। आपको हमेशा बताती थी मैं, ऋण विद्युती यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, जुड़ना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्लोरीन क्या हो रहा है? देखिए क्लोरीन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर कितने हो गए हैं? 14 हो गए हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्लोरीन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। उसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1898 में प्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो फ्रेंड्स परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला परमाणु मॉडल ही हम पढ़ते हैं, वो किसने दिया था? मेन जो परमाणु मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? J.J. थॉमसन के द्वारा। तो किसने दिया था? ये थॉमसन ने। ज़रूरी नहीं है आपको परमाणु मॉडल तो आपने पढ़ लिए, लेकिन पहले किसने दिया था ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा।
साबुन की अपेक्षा डिटर्जेंट अधिक घुलनशील क्यों होता है? वाई इज डिटर्जेंट मोर सोल्यूबल देन सोप? तो फ्रेंड डिटर्जेंट ज़्यादा घुलनशील होता है, स्पेशली जब हम हार्ड वाटर की बात करते हैं, कठोर जल की, उसमें ज़्यादा घुलनशील होता है साबुन की अपेक्षा। क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स डिटर्जेंट में क्या पाए जाते हैं? सल्फोनेट्स, पोलर ऑफ सल्फोनेट्स पाए जाते हैं। और ये सल्फोनेट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स? ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं, ये जैसे आयंस प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, उनको क्या करते हैं, ये इजीली बाइंड कर लेते हैं। लेकिन सोप में क्या होता है? सल्फोनेट्स नहीं होते, उनमें क्या पाए जाते हैं? ज़्यादातर कार्बोक्साइल पाए जाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, ये जो हार्ड इम्प्योरिटीज या आयंस होते हैं इनको बाइंड नहीं कर पाते, इसलिए डिटर्जेंट ज़्यादा घुलनशील होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोप। तो फ्रेंड्स ये थे एआरओ रायपुर छत्तीसगढ़ के ओरिजिनल पेपर जो कि 26 फरवरी को हुआ था नर्सिंग असिस्टेंट का। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा हो? आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। और एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, अगर इस पेपर को आपने दिया हो, एआरओ रायपुर का पेपर अगर आपने दिया और कुछ क्वेश्चन इस पेपर में छूट गए हैं और आपको याद है, तो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर आप चैनल के थ्रू कमेंट में भी इन क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरे एआरओ के क्वेश्चंस भी आपको याद है तो फ्रेंड्स वो भी आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हम लोगों के साथ ये क्वेश्चन शेयर करोगे और हम फिर से आप लोगों के साथ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सभी के एआरओ वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे वो पता चल जाएंगे और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप हम लोगों के साथ ये क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।